गुड इवनिंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। साथियों, अभी आने वाली 17 मार्च को मेवात भर में मेवात डायनेस्टी के महान शासक रहे हसन खां मेवाती के बलिदान, उनके शहीद होने और उनकी कुर्बानियों को एक समारोह के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। साथियों, मुझे लगा कि हसन खां मेवाती की कुर्बानी और उससे रिलेटेड जो हिस्ट्री या तारीख हो सकती है उसे मैं साथियों के बीच में शेयर करूं। साथियों, अगर मैं मिडीवल पीरियड के हिंदुस्तान की बात करूं तो हम उसे मोटे तौर पर दो पार्ट में बांटते हैं। और जो पहला पार्ट है साथियों, चूँकि वो सुल्तान अपने साथ लगाया करते थे तो उसे सल्तनत पीरियड बोलते हैं। बाद के ज़माने में मुग़ल पीरियड या बादशाहों का पीरियड बोलते हैं, क्योंकि मुग़लों ने यहाँ बादशाहत की शुरुआत की। साथियों, यदि हम सल्तनत पीरियड की बात करें तो फिर उसका जो लास्ट सुल्तान था, जो लोदी डायनेस्टी से रिलेटेड था, उनका नाम था इब्राहिम लोदी। साथियों, घटना चक्र यूं है कि मुगलिस्तान से आने वाला एक विदेशी आक्रांता, जिसे हम बाबर बोलते हैं, जब वो हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान से होते हुए हिंदुस्तान पहुंचते हैं तो फिर उनका इब्राहिम लोदी के साथ 21 अप्रैल 1526 में पानीपत में एक बहुत ही डिसाइडिंग, बहुत ही टर्निंग पॉइंट वाला, बहुत ही तारीखी वॉर हुआ, जिसे हम पानीपत का या बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं। साथियों, इस जो ये युद्ध था, इसकी ख़ास बात यह थी कि इस वॉर में इब्राहिम लोदी की हत्या होती है या हो जाती है और हिंदुस्तान में फिर मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत होती है। साथियों, इस वॉर का रिलेशन मेवात से इस तरह से था कि इस वॉर में मेवात डायनेस्टी के जो हम लोग 9 राजाओं की बात करते आ रहे थे, उन्हीं में से जो अलावल खां था वो भी शहीद हो जाते हैं। साथियों, हसन खां मेवाती ने भी इस वॉर में इब्राहिम लोदी के सहयोगी के रूप में भाग लिया था। और यदि मैं दोनों के रिलेशन की बात करूं तो इब्राहिम लोदी और हसन खां मेवाती दोनों मौसेरे भाई थे। साथियों, एक और बात इस वॉर में हुई कि हसन खां मेवाती का जो बेटा था ताहिर खां मेवाती, उसे भी बंदी बनाकर बाबर आगरा ले गया था। यद्यपि ये सच था कि अब हिंदुस्तान में एक नए राजवंश की शुरुआत हो गई थी, लेकिन ये जो नया राजवंश था ये बिना अगले खानवा के वॉर के ये स्टेबल नहीं हो सकता था, ये इसको स्थायित्व तो नहीं मिल सकता था, इसलिए खानवा का वॉर होना ज़रूरी था। साथियों, यदि मैं खानवा की बात करूं तो ये जो मुग़ल राजधानी थी जिसको हम लोग अभी आगरा बोल रहे थे, आगरा से लगभग मगरिब में पश्चिम की ओर 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भरतपुर की रूपबाज तहसील में गंभीर नदी के आसपास का या उसके तट का ये रीजन था। साथियों, अगर इस वॉर की बात करें तो इस वॉर में एक तरफ मुग़ल बादशाह बाबर थे और दूसरी तरफ साथियों मेवाड़ के सिसोदिया वंश के बहुत ही बड़े और महान शासक राणा सांगा। और उनके अगर सहयोगियों की बात करें तो राणा सांगा के सहयोगियों में लगभग 7 बड़े शासक थे, 9 बड़े महाराजा थे और लगभग 104 बड़े सामंत थे। साथियों, इस वॉर में हसन खां मेवाती भी, या मैं कहूँ कि अगर इस वॉर के कोई राणा सांगा की ओर से कोई मुख्य सेनापति थे तो फिर वो हसन खां मेवाती थे और अपनी 12,000 मेवाती सेनाओं के साथ या सेना के साथ, सैनिकों के साथ वह इस वॉर में शामिल हुए। यद्यपि उससे पहले के घटना चक्र भी हमें ये मिलते हैं कि बाबर को जब ये पता चला कि एक बहुत यानी जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से, बहुत ही जो सामरिक दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था मेवात का, वहाँ का शासक
हसन खां मेवाती इस वॉर में राणा सांगा का सहयोग देने वाले हैं, तो फिर उन्होंने जो भरसक षड्यंत्र हो सकते थे, भले ही वो धर्म के नाम से या दूसरे तरीके से, उन्होंने करने की कोशिश की और उन्होंने अपने 2 उस ज़माने के बहुत ही, जिनको हम लोग बोलते हैं दूत, वो भेजे थे, जिनमें एक राणा तुर्क अली था और दूसरे थे नजफ़ खां। और उन्होंने धर्म का हवाला दिया और उनके बेटे को छोड़ने का हवाला दिया और बल्कि ये तक भी हवाला दिया कि जब मैं जीत जाऊंगा तो मेवात के इलाके को आपके लिए स्वतंत्र शासक के रूप में वापस सौंप दूंगा। लेकिन साथियों, ये वतन परस्ती का कमिटमेंट मान लीजिए या उनकी समझ में बाबर एक विदेशी शासक था और उनका यानी उस रिलीजन से भी अधिक जो नेशनहुड का या इंडियनिज्म का जो कमिटमेंट हो सकता है, उस समझ को यानी भापते हुए मान लो, फील करते हुए मान लो या ज़रूरत के अकॉर्डिंग मान लीजिए, फिर उन्होंने अपने हमदर्मी बाबर के खिलाफ अपने मेवाड़ी साथी यानी मेवाड़ी का मेवाती का सहयोग इस वॉर में रहेगा साथियों। और ये राणा सांगा का भी बड़प्पन था, उस पक्ष का भी बड़प्पन था कि वॉर की जो पूरी लीडरशिप रही, जो मुख्य सेनापति की भूमिका रही, वो हसन खां मेवाती को मिली। साथियों, ये वॉर इसका अगर मैं बाबरनामा की भी बात करूं तो इसकी डेट की बात होती है, ये 17 मार्च 1527 को ये वॉर हुआ था साथियों। और यद्यपि हम जानते हैं कि बाबरनामा मूल रूप से तो टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी, लेकिन बाद के पर्शियन वर्जन का जब एस बेवरिज ने उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया तो उसमें उन्होंने इस वॉर की जो डेट लिखी है वो हिजरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग, बाबर ने लिखा था ये पहले, हिजरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो छठा मंथ था यानी जो छठा महीना था, जिसको हम लोग जमादी उल सानी बोलते हैं, उसमें 933 ईस्वी के ज़माने में हुआ। और यदि हम इसे अपने अंग्रेजी कैलेंडर में ट्रांसलेट करें तो ये डेट लगभग 17 मार्च 1527 की है। और इस डेट पर यद्यपि डिबेट है, लेकिन जो मोटे तौर पर हिस्टोरियंस, चाहे हम बाद में प्रोफेसर अतर रिजवी की बात करें, हम आर.पी. त्रिपाठी की बात करें, या जो दूसरे ट्रांसलेशंस साथियों बाबरनामा के हुए या उस ज़माने के जो पर्शियन डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे राजस्थान से भी रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जब उनको हम खंगालते हैं तो वो डेट लगभग 17 मार्च 1527 ही मिलती है। साथियों, सुबह 9:30 बजे ये ऐतिहासिक वॉर शुरू हुआ और इस वॉर की खास बात ये थी कि अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो फिर पहली बार तोपखाना या तुलुगुमा पद्धति जो लड़ने की बाबर हिंदुस्तान लेकर आया था, वो राजस्थान या राजपूताना के इलाके में पहली बार उसका यूज हुआ। साथियों, बीच का घटना चक्र ये था, हालांकि मैं ये भी बता दूं कि हसन खां मेवाती अपने 12,000 मेवाती सैनिकों के साथ में इस युद्ध में शामिल हुए थे। यद्यपि इस वॉर में इब्राहिम लोदी का जो छोटा भाई था महमूद लोदी, वो भी लगभग 12,000 सैनिकों के साथ इस युद्ध में बाबर के खिलाफ शामिल हुए थे। और यदि मैं फिर इसको एक बार आपके सामने रखूं तो फिर राणा सांगा के पक्ष में जो सैनिक थे उनकी संख्या कविराज श्यामल दास भी बाद के ज़माने में लगभग 2 लाख मानते हैं। साथियों, ये वॉर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये था कि बाबर के पास में उस ज़माने की सेंट्रल एशिया की जो एडवांस टेक्नोलॉजी थी, तोपखाना और तुलुगुमा पद्धति, जो घूमकर युद्ध करने की पद्धति थी, वो नई उन्होंने यहाँ इंट्रोड्यूस की। और एक तरफ तो बाबर के पास में साथियों वो बहुत ही, हम वो बोल सकते हैं, लड़ाकू घोड़े थे, और दूसरी तरफ हमारे पास आज भी या उस ज़माने में भी हाथियों की सेना थी। तो साथियों, जब तोपखाना का यूज हुआ
तो उनकी जो चिंगारियाँ या बंदूकों से जो चिंगारियाँ निकली तो उसमें राणा सांगा घायल हो जाते हैं। घायल अवस्था में राणा सांगा को फिर बसवा के इलाके में ले आया जाता है। साथियों, राजस्थान की हिस्ट्री में यदि सबको एक साथ जोड़ने का कोई सबसे बड़ा एग्जाम्पल या ऐतिहासिक एग्जाम्पल था तो वो खानवा का ही वॉर था। हम लोग ये भी जानते हैं कि फिर बाद में इस वॉर को जो लीड करते हैं उनमें हसन खां मेवाती थे। साथियों, हसन खां मेवाती के माथे पर, सिर पर जब तोपखाने से बरसे चिंगारियाँ या बरसी चिंगारियाँ पड़ती हैं तो फिर वो वहीं शहीद हो जाते हैं। साथियों, उनके 12,000 सैनिक भी वहीं शहीद हो जाते हैं और ये बहुत दुखद अंत था। बहुत साहस के साथ लड़ा गया, लेकिन कमिटमेंट का लेवल ये रहा कि उन्होंने अपने ही हमधर्मी बाबर के खिलाफ अपने जो नेशन या इंडियनिज्म या जो एक राष्ट्र का जो कमिटमेंट था, जो वतन परस्ती का कमिटमेंट था, उस पर वो खरे उतरे। और साथियों, मैं अगर गंगा जमुना तहजीब की बात करूं, एक साझा संस्कृति की बात करूं, एक हिंदू मुस्लिम जो भाईचारे की बात करूं, तो इससे बड़ा एग्जाम्पल हिंदुस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिलता। ये आज भी इस देश के लिए, इस देश के इतिहास के लिए बहुत बड़ी प्रेरक घटना है। और ये मेवात इलाके के लिए इसलिए बहुत प्रेरक है कि मेवात का ये बहुत रिच ट्रेडिशन रहा है। मैं बात पहले भी कर रहा था, चाहे बलबन के ज़माने में हम देख लें, अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में देख लें, या ये पूरा जो मैं अभी आपको हिस्ट्री बता रहा था, चाहे इस ज़माने में देख लें, चाहे 1857 के ज़माने में देख लें, चाहे बाद में जो स्वतंत्रता या आज़ादी का जो संग्राम हुआ उस ज़माने में देख लें, मेवातीज की भूमिका लगभग इसी तरह की वतन परस्ती वाली या इंडियनिज्म वाली रही। साथियों, बाद में फिर उनका बेटा, जिसको मैं बता रहा था, ताहिर खां मेवाती, उनके भतीजे जमाल खां मेवाती, हुसैन खां मेवाती और साथियों फतेह खां मेवाती, और इस तरह की एक टीम उनकी उस लाश को यहाँ अलवर इलाके में लेके आते हैं। और ये माना जाता है साथियों कि अलवर इलाके के नॉर्थ में एक हसन की नाम की जगह हुआ करती थी, फिर वहाँ उनको दफन किया गया। और साथियों, वक्फ बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स इस बात को कहते हैं कि जब आज़ादी का जो ज़माना था या स्वतंत्रता का जो स्वतंत्र होने तक यानी पार्टीशन के ज़माने तक, वहाँ पर एक 4 मंजिला हसन खां मेवाती का मकबरा मिलता था या हुआ करता था। लेकिन पार्टीशन के ज़माने में जो दंगे फसाद हुए, बाद में उसको साथियों नेस्त नाबूद किया गया। लेकिन मैं और अच्छी बात ये बताऊं कि हसन खां मेवाती का जो तारीखी बलिदान था, जो प्रेरक करने वाला, प्रेरणा देने वाला बलिदान था, उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा मैडम वसुंधरा राजे सिंधिया ने फिर 2018 में साथियों लगभग उसी पुराने ऐतिहासिक इलाके को पहचान करके फिर उनके नाम से, हसन खां मेवाती के नाम से, एक बहुत ही ऐतिहासिक पैनोरमा की स्थापना की। साथियों, हम इस वॉर को बहुत अगर देखें तो इससे बड़ा एकता का, इससे बड़ा एकजुटता का या जो हिंदुस्तानियत की जो कमिटमेंट है वो नहीं हो सकता। हालांकि तारीख में हमें एक एग्जाम्पल और इससे पहले ऐसा मिलता है। आप लोगों ने साथियों चंगेज़ खान का नाम सुना होगा, मंगोल थे वो, और उन्होंने जलालुद्दीन मंगबरनी नाम के एक इस्लामिक शासक पर जब उनका पीछा किया तो वो हिंदुस्तान तक आ गए थे। ये माना जाता है कि उस ज़माने की इंडस रिवर के पास के इलाके में वो पहुंच गए थे। और हिंदुस्तान में उस समय सल्तनत के एक शासक हुआ करते थे, इल्तुतमिश। ये घटना थी 1221 के ज़माने में। चूँकि चंगेज़ खान एक बौद्ध थे और जलालुद्दीन मंगबरनी एक मुसलमान थे, और अगर मैं इसी रूप में बात करूं तो इल्तुतमिश भी एक मुसलमान थे, लेकिन वतन परस्ती का लेवल वहाँ भी ये रहा कि उन्होंने चंगेज़ खान के खिलाफ जलालुद्दीन मंगबरनी का सहयोग नहीं किया।
और उसका बेनिफिट ये मिला कि जो नया नया सल्तनत का साम्राज्य था उन्होंने उसे न केवल बचा लिया बल्कि फिर बाद में लंबे समय तक हमें सल्तनत पीरियड का उल्लेख मिलता है। साथियों, ये ऐतिहासिक डिसीजंस होते हैं, इनमें इमोशंस की कोई भूमिका नहीं होती है, ये बहुत खुली आंखों से किए गए डिसीजंस थे और सच ये था कि वतन परस्ती से ऊपर कुछ भी नहीं था। ये हसन खां मेवाती के पूरे करैक्टर में हमको साथियों दिखता है। यानी ये जो डे है ये अपने आप में युवाओं के लिए और नेशन बिल्डिंग के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायी और या यूं कहूँ मैं इंस्पिरेशन करने वाला डे था साथियों। तो शुक्रिया बहुत बहुत, हमने इस पर एक चर्चा की, परिचर्चा की। थैंक यू साथियों।